द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए से कई कदम आगे बढ़ चला है। ऐसे में खिसियाहट में भारतीय जनता पार्टी के ओर से प्रतिक्रिया तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। इसे आप बीजेपी की पहली रणनीतिक हार कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव भी कह सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर सिर्फ हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सरकारी कार्यक्रम में विपक्ष पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि विपक्षी एकजुटता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ उनका हमला है और ठीक उसके बाद उसी कदम पर चलता हुआ पूरा एनडीए भी दिखाई पड़ता है। एक और जहां विपक्ष के पास अब 26 पार्टियों का साथ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यह दावा किया कि एनडीए में अब 38 दल साथ हैं। बैठक वो भी बुला रहे हैं, लेकिन यहां जो मात खाए हैं भारतीय जनता पार्टी, वो इस बात को लेकर कि विपक्ष ने अपने इस अलायंस का नाम, इस विपक्षी एकजुटता का नाम इंडिया रख दिया, साथ ही साथ भारत को भी शामिल कर लिया। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। इंडिया का नाम सुनते ही ये लोग भड़क उठे और अंग्रेजों की गुलामी के साथ इसे जोड़ने लगे। और उसके बाद इन लोगों ने भारत बनाम इंडिया करने की कोशिश की, तो विपक्ष फिर एक कदम आगे बढ़ चला। इस इंडिया के साथ भारत भी उन लोगों ने जोड़ दिया है। यह सब कैसे हुआ है, जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। दैनिक भास्कर ने लिखा, विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम ममता ने दिया, राहुल ने समर्थन किया, नीतीश एनडीए शब्द आने से सहमत नहीं थे, टैगलाइन रखवा दी, जीतेगा भारत। अब देखिए, यहां पर इंडिया तो था ही, INDIA, हर एक लेटर का अलग अलग मतलब है, वो भी कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा इंडिया में एनडीए शब्द आ रहा था, तो नीतीश कुमार ने एक बार की आपत्ति जताई कि भाई ये तो एनडीए आ रहा है, इसे कैसे हम लोग लागू कर सकते हैं। तो फिर यह फैसला हुआ कि इसमें टैग लाइन रखिए, इंडिया जीतेगा भारत। अब यहां से बीजेपी बौखला उठी। बीजेपी करे तो क्या करे। वैसे भी पूरे भारत को जोड़ने की मुहिम तो राहुल गांधी ने पिछले ही साल शुरू कर दी थी, जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े थे। और जब निकल पड़े तो उन्होंने देश में कई राज्यों की यात्रा कर ली, पैदल लाखों लोगों को जोड़ लिया, मोहब्बत की दुकान खोल दी और कई राज्यों में कांग्रेस भी खिल गए। तो इससे यह होने लगा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और पूरा विपक्ष मजबूत तो हो ही रहा है, लेकिन बीजेपी उसी सियासी रणनीति में पटखनी भी खाते हुई नजर आ रही है। यह देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तिलमिलाहट में है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैसे इस मामले में टिप्पणी कर दी कि गुलामी की प्रतीक है, उन्होंने अपना बायो भी बदल लिया और यहां पर भारत उन्होंने लिख दिया। तो फिर इस पर टिप्पणी भी हो गई कि बीजेपी को अगर इंडिया के नाम से दिक्कत है, तब तो फिर उनके नेताओं को पाकिस्तान जाने की जरूरत है। और वहीं इंडिया से अगर इतना ही दिक्कत है, इतना परहेज है, तो फिर भारत सरकार ने, मोदी जी ने अपने तमाम योजनाओं में इंडिया 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 क्यों लगा रखा है, यह भी कहा गया। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि यहां पर बताया गया है रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह के द्वारा कि अगर इंडिया शब्द आज गुलामियत का प्रतीक हो गया, तो इन स्कीमों के नाम, स्लोगन किसने दिए थे? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। कितना बेशर्म है गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया को तो अब करे तो क्या करे। कांग्रेस ने इतने बड़े रणनीतिक कदम आगे बढ़ा दिए कि उसके बाद बीजेपी के पास कुछ नहीं था। जब बीजेपी के पास कुछ नहीं होगा, बीजेपी खिसियाहट में होगी, तो इसकी भरपाई गोदी मीडिया करेगा। तो गोदी मीडिया भी लगा राग अलापने कि भाई देखिए कि कैसे इन लोगों ने इंडिया शब्द का प्रयोग कर लिया है, यह सही नहीं है। अब ऐसे में लोगों ने बता दिया कि मोदी जी खुद इतने इंडिया 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 लिख रहे हैं, और उनका एक वीडियो भी तो वायरल है, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। और इस वक्त तुक ऐसा बन पड़ा है कि मोदी जी का वो वीडियो भी वायरल हो गया कि एक तरफ विपक्ष ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया, तो दूसरी तरफ वोट फॉर इंडिया
कहते हुए नारे लगाते मोदी जी का वीडियो वायरल हो गया। अब लोग यह भी समझेंगे कि मोदी जी भी इंडिया के ही सपोर्ट में हैं और यह एक ऐसा शब्द है कि आप इसका विरोध तक नहीं कर सकते। अब इंडिया और भारत दोनों विपक्ष के ही पास है, जीतेगा भारत। अब क्या हिमंत बिस्वा शर्मा अपने उस बायो से भारत शब्द भी हटा देंगे? ये तो नहीं हटा सकते ना। तो भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। 26 पार्टियों का साथ मिल चुका है। इसको लेकर यह भी दावा किया गया है कि 11 सदस्य एक कमेटी बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इसको लेकर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यह बैठकों का सिलसिला और आगे बढ़ता जाएगा, मान लीजिए कि बेंगलोर में दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होनी, मुंबई में, और वहां यह तय किया जाएगा कि इस कमेटी का स्वरूप क्या होगा, इसके हेड कौन होंगे और कैसे समन्वय स्थापित करने के लिए रणनीति बनेगी। इसको लेकर वहां चर्चा भरपूर की जाएगी। लेकिन बीजेपी यहां फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। हमने एक दो ट्वीट भी उठाया था। दरअसल निशिकांत दुबे जो राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया और ऐसी बातें कही जिस पर सुप्रिया सुले ने इन्हें जोरदार जवाब दिया है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने लिखा, ठीक है बताए सब बड़े बाप का बेटा है, भारत बोलने से परहेज है, जींस पैंट व टी शर्ट पहनकर महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई थी क्या? ये मुकाबला भारत व इंडिया का ही है, गरीब बनाम अमीर, जींस पैंट बनाम पैजामा कुर्ता के लिए है। अब इन्होंने निशाना साधा राहुल गांधी पर कि अब देखिए ये लोग भारत नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे। लेकिन अब निशिकांत दुबे को कौन समझाए कि भारत भी विपक्ष ने अपने टैगलाइन में जोड़ लिया और इंडिया तो उनका पूरा नाम हो ही गया है। इसी को लेकर सुप्रिया सुले ने निशिकांत दुबे को करारा जवाब दिया कि सूप तो सूप बोलो छन्नी, जाब में 72 छेद। अब यहाँ पर भोजपुरी में इन्होंने लिखा है, तो हर लड़का तो लंदन में पढ़ी के उहवे नौकरी करत बा और रौड़ा ज्ञान देवत बानी बरहन बाप बे। अब मतलब सुप्रिया सुले ने कहा है कि आपका लड़का तो खुद लंदन में पढ़ा है और ऐसे में आप आए हैं ज्ञान देने के लिए कि भारत से परहेज है, जींस टी शर्ट वाले का जो है वो कुर्ता पजामा के साथ भिड़ंत होने वाली। ये लोकसभा के चुनाव में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, यह भारतीय जनता पार्टी वाले को पहले समझ लेना चाहिए। और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए ही तो विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी विचारधारा एक हो गई है। खुलकर सबने कहा है कि हमारे बीच डिफरेंसेज हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे इंस्टेंसेस के साथ साकेत गोखले ने समझाने की कोशिश की कि हर राज्य के अपने अपने परंपराएं, विधान, सब कुछ है। हर किसी के कभी कभी टकराहट होते हैं, उनकी विचारधारा में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो फिर सब कोई एक है। उस वक्त न ही हमारी सेना कोई भेदभाव करती है कि भाई जब हम जंग लड़ने जा रहे हैं तो पंजाब वाले को नहीं लेंगे, इनसे हमारी बातें मेल नहीं खाती हैं, कि हम मुंबई वाले को नहीं लेंगे, हम बिहार वाले को नहीं लेंगे। हर कोई एकजुट होकर देश की रक्षा के लिए लड़ पड़ता है। तो ऐसे में अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी है, अल्टीमेट मकसद देश सेवा ही होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई कमजोर करने की कोशिश करे, अगर कोई जांच एजेंसियों को कंप्रोमाइज करके देश में विपक्ष के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करे, जानबूझकर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करे, तब तो विरोधी पार्टियों को एक साथ तो आना ही होगा ताकि देश विकास की ओर बढ़ सके, न कि सिर्फ इस बात में उलझा रहे कि जानबूझकर किसकी सत्ता गिरा देनी है, किसके विधायक तोड़ लेने हैं, किसको खरीद लेने हैं। तो फिर लोकतांत्रिक चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? जब चुनावी मैदान में लोग उतरते हैं तो उस वक्त इसी उम्मीद के साथ वोट किया जाता है कि सरकार जो भी बनेगी जिसे हम चाहते हैं, ना कि वो कि चुनाव हो जाने के बाद, नतीजे आ जाने के बाद कोई दल बदल ले, कोई तोड़फोड़ कर दे, कोई विधायक खरीद ले, कोई सांसदों को तोड़ दे, कोई किसी को जेल भेज दे। इस दिन के लिए तो जनता वोट नहीं करती है। ऐसे में बीजेपी के पास अब कुछ बचा भी नहीं है। ये इंडिया, ये भारत, इन सब की लड़ाई अगर वो लड़ते भी, इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई करते, तो भी यहां बीजेपी वाले मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास अब भारत बचा है ना इंडिया बचा है, सब विपक्ष के खेमे में है। तो ऐसे में परेशानी होनी तो तय थी। तो देखिए अब आगे बीजेपी के लिए क्या रास्ता निकलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।